पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म की चलती थी, आज फेमिनिज्म की चलती है। बट फेमिनिज्म है किस चिड़िया का नाम, ये खुद बॉलीवुड को नहीं पता। फेमिनिज्म के नाम पे कभी फिल्मों और वेब सीरीज में लड़कियों को शराब पीते दिखा दो और कभी चीटिंग और एंड में ये बोलकर फेमिनिज्म का मैसेज दे दो। You're free to choose where you want to live. Please don't think you can ever make that decision for me. हेलो बॉलीवुड के चाहने वालों, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पे कैसे टॉक्सिक और सीडो चीजों को नॉर्मलाइज कर रहा है और ऐसा करने में उसकी मदद कर रही है वो एक्ट्रेस जो खुद को फेमिनिस्ट बुलाती है। तो आइए बिना देरी के ये समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। नंबर 1, पीसी लाइट। To me, what feminism stands for is give me the ability to make my own decisions without judging me. ये है प्रियंका चोपड़ा और ये है प्रियंका चोपड़ा लाइट, जिनका बर्थ डेट और फैशन सेंस दोनों पीसी से मिलता जुलता है। अब ये बात भी किससे छुपी है कि भूमि प्रियंका की कितनी बड़ी फैन है। इन्हें जहाँ मौका मिला है इन्होंने खुल के प्रियंका को अपना आइडल बताया है। Everybody in this room, I'm your fan. लेकिन जहाँ प्रियंका के लिए फेमिनिज्म का मतलब ये है Get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children. वहीं भूमि ने फेमिनिज्म की डेफिनेशन पूरी उल्टी कर दी एंड ये उनके इंटरव्यूज में खुल के नजर आता है। थैंक यू फॉर कमिंग फिल्म के लिए दिए गए इनके इंटरव्यू को ही देख लो। Best way to smash patriarchy is to achieve something. बात एम्पावरमेंट की थी, इन्हें पेट्रियार्की के पंगे करने हैं। मूवी में फेमिनिज्म प्रमोट किया जा रहा है, पर फेमिनिज्म क्या है ये? When they told me, yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ तो सब्सटेंस क्या? और भाई लोग, इनकी पूरी फिल्म ही अपने आप में फेमिनिज्म के नाम पे कॉमेडी है। बोले तो फिल्म में फेमिनिज्म के नाम पे एक लड़की को ऐसे प्रेजेंट किया है। क्यों थी उसके साथ, जबकि तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। एंड द वर्स्ट थिंग, पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में जहां इस तरह के कैरेक्टर को विलेन पोर्ट्रे करते थे और विलेन को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, वहीं आज ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और ऐसी चीज सिर्फ इस फिल्म में नहीं, आजकल बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म और वेब सीरीज में देखने को मिलती है। इन सब में चीटिंग, शुगर डैडी और लैक ऑफ रेस्पेक्ट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। अब शुगर डैडी होना और चीटिंग करना कैसे फेमिनिज्म है? फेमिनिज्म का सिंगल वर्ड मतलब भी इक्वालिटी है, लेकिन नहीं, बॉलीवुड सूडो फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक साथ धर के दुनिया को एक अलग ही डेफिनेशन दे रहा है। बॉलीवुड के लिए सेक्सुअल फ्रीडम इज इक्वल टू फेमिनिज्म, भले वो जैसे भी मिले। Number 2, right या wrong? I don't need anybody and feminism and nah, I don't believe in this shit. ये वीडियो आपने भी देखा होगा और सोचा होगा कि एक लड़की फेमिनिज्म के अगेंस्ट कैसे जा सकती है। वेल, इसी क्वेश्चन को आंसर करने से शुरुआत करते हैं। तो देखो, फेमिनिज्म वैसे एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें विमेन को चॉइस देना, फ्रीडम देना, फलाना ढिमकाना जैसे बहुत कुछ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से फेमिनिज्म की डिफिनेशन को तोड़ मरोड़ के उसके सारे मतलब का गुड़ गोबर कर दिया है। लड़कियां फेमिनिज्म मतलब गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज समझ बैठी हैं और लड़के उनके लिए फेमिनिज्म बोले तो एंटी मैन प्रोपेगेंडा है। यही मतलब फेमिनिज्म को कंट्रोवर्शियल बनाता है। अब अगर लोगों ने फेमिनिज्म के मतलब को तोड़ा नहीं होता तो शायद वो समझ पाते कि इक्वलिटी और फेमिनिज्म एक ही चीज है। फैक्ट भाई फिर बताएगा कि इस शब्द का मतलब ही है कि मेन वुमेन एक दूसरे से बेहतर नहीं, दोनों इक्वल हैं और उन्हें इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए, फिर चाहे जो भी अपॉर्चुनिटी हो। और इसीलिए नोरा फतेही को उनके स्टेटमेंट के लिए ट्रोल किया गया, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से उन्होंने एक ही झटके में उन सारी चीजों को छोटा दिखा दिया जिसके लिए अब तक हिस्ट्री में विमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ा है। यस, स्ट्रगल, फिर वो वोटिंग राइट्स के लिए हो या डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट राइट्स के लिए। एंड इसीलिए दिस इज रॉन्ग। पर अगर आप नोरा का पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो समझ पाओगे कि आगे नोरा ने ये भी कहा है कि फेमिनिज्म गलत नहीं है, बस पिछले 2 डिकेड्स से हो ये रहा है कि फेमिनिज्म रेडिकलाइज हो चुका है। इनफैक्ट भाई को मानना पड़ेगा कि ये भी 100% सच है। इसीलिए फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब समझना होगा और बॉलीवुड के टॉक्सिक फेमिनिज्म से बचना होगा। नंबर 3, नेपोटिज्म का नया चेहरा। तो मैंने संजय सर के साथ पहले भी बहुत काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। आई बिलीव शर्मिन, वरना हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। पर हीरा मंडी की ये एक्टिंग, इसको देखने के बाद ऑडियंस को यकीन हो गया कि शर्मिन को सीरीज में लॉन्गेस्ट स्क्रीन टाइम मामा जी की पार की नजर से नहीं मिला, बल्कि नेपोटिज्म की थाल में परोसा गया है। और नेपोटिज्म ही वो चाबी है जिसकी मदद से शर्मिन एक्टिंग में 0 एफर्ट्स डालकर भी फुल कॉन्फिडेंस से अपनी को स्टार्स को नीचा दिखाती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड जो फेमिनिज्म का झंडा अपने
माथे पे बांध कर चलता है, जो कहने को सबको इक्वालिटी की तिरछी नजर से देखता है, पर नेपोटिज्म के इस प्रोडक्ट की वाणी सुनिए। अपने मामा की सीरीज में एक्टिंग का तमाशा बना दिया, लेकिन संजीदा शेख ने इनके मामा को परफेक्शनिस्ट क्या कह दिया। मामा की इज्जत बचाने के लिए ये संजीदा को आउटसाइडर बोल बैठी। Perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. और सिर्फ संजीदा नहीं, इन्होंने अपनी दूसरी सीनियर एक्टर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है। जब एक इंटरव्यू में तैयार होने के लिए सेट पर सबसे ज्यादा टाइम किसे लगता है, इस सवाल का जवाब अदिति ने शर्मिन का नाम लेकर दिया, तो दूसरे ही इंटरव्यू में शर्मिन ने अदिति को स्कूल गर्ल बता दिया, जो टीचर जितना कहेंगे उतना ही करती है और उसके चक्कर में बाकी सब गलत नजर आते हैं। अब हर इंटरव्यू में मामा की भांजी होने का क्रेडिट खाने वाली शर्मिन को कौन समझाए कि इसे स्कूल गर्ल होना नहीं, प्रोफेशनल होना कहते हैं, जिसका पीबी इन्हें नहीं पता है। आपको क्या लगता है, जब आपस में एक लड़की दूसरे को बराबर नहीं मानेगी तो दूसरों का क्या? नंबर 4, हम तो ऐसे हैं भैया। फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, ये है बॉलीवुड का सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ड। कई सेलिब्रिटीज तो इस वर्ड से ऐसे डरते हैं जैसे ये कोई बीमारी है। Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. लेकिन स्वराजी और डर इम्पॉसिबल। हम पे तो है ही नो। ये मोहतरमा तो इतनी निडर है कि कॉलेज खत्म करने के बाद लोग मजे करने लंदन पेरिस जाते हैं, ये सीधा पाकिस्तान, बोले तो दुश्मन देश पहुंच गई थी। को नौकरी से निकाल दिया था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ। और 2 बार पाकिस्तान विजिट करने के बाद इनका टेक है कि लाहौर से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। पर इनकी सच्चाई ये है, what state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state, like, and why should we hold up Pakistan, which is like a failing state? I don't understand why we keep taking pleasure and silly things that happen in Pakistan. Apologies to our Pakistani friends. ये देखकर तो एक ही बात कहने को बची है, ये सब दोगलापन है। और इनकी दोगलापंथी फेमिनिज्म को लेकर भी जारी है। इनका मानना है कि फेमिनिज्म वे ऑफ लाइफ है और ये अनअपोलोजेटिक फेमिनिस्ट हैं। लेकिन फिर जब फेमिनिज्म के सब्जेक्ट पे ये वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्म में एक्ट करती हैं, तो होता ये है। मतलब हर बार फेमिनिज्म के नाम पे सिर्फ चरम सुख के मुद्दे उठेंगे। और जब ऐसा ही सवाल लोगों ने इनसे किया तो स्वरा ने सवाल पूछने वालों को पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल बताकर एक्चुअली में जवाब देने से हाथ धो लिया। इससे ज्यादा टॉक्सिक और क्या होगा। वहीं पद्मावत फिल्म के वक्त भी स्वरा काफी ट्रोल हुई थी, जब उन्होंने एक ओपन लेटर में जौहर को गलत बताया था, पर लोगों ने इनकी टॉक्सिक और सूडो फेमिनिज्म को काफी ट्रोल किया था। एंड ऐसे टॉक्सिक फेमिनिज्म का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और कुछ को इसका बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। आइए उनके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 5, नेकी कर पब्लिक की मार खा। रवीना टंडन हाय हाय, रवीना टंडन हाय हाय। कुछ दिन पहले लोग ऐसे ही नारे लगा रहे थे ये वीडियोस देखकर, जहां सपोजली रवीना नशे में थी। ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग की और उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कुछ लोगों को मारा पीटा था। इतना मारा कि इन दीदी की नाक से ऐसा खून निकल गया। आपको भी खून नजर नहीं आया ना? पर खून भले नजर न आया हो, लेकिन रवीना और उनके ड्राइवर पे इनके खानदान ने माँ पर गाड़ी चढ़ाने का, असॉल्ट का, और इन भाई साहब ने तो पुलिस पे भी इल्जाम लगा डाला। नशे में आके मेरी माँ को मारी है, मेरे माँ का पूरा सर फट गया, भांजी का सर फट गया। हम यहाँ 4 घंटे से खार पुलिस स्टेशन में खड़े, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा बोल रहे हैं कि जो है ना हम आके मांडवली कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। हम मांडवली कैसे करेंगे? हमारी माँ के साथ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती और माँ बहन का सर फोड़ने का इल्जाम में रवीना के साथ कुछ गलत होता, मुंबई पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि वो ना नशे में थी और उनके खिलाफ हुई कंप्लेंट झूठी थी। और जब पूरी वारदात का सीसीटीवी सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये केस परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे विमेन कार्ड खेलकर बड़ी ही आसानी से लोगों को फंसाया जा सकता है। अब अगर सीसीटीवी सामने ना होता तो ना जाने रवीना को असॉल्ट करने वाली भीड़ की तरह कितनी टॉक्सिक फेमिनिस्ट इंसाफ की आवाज उठाती, रवीना के साथ क्या होता। नंबर 6, सब गोलमाल है। अरे तुम बोलना कितना चाहिए? 1 लाख 1 रुपया, 5 लाख 1 रुपया, 5 लाख 1 रुपया। ये क्लिप देखकर इंडिया की सारी लड़कियों का कहना है एक ऐसा चीजा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। पर कुछ टाइम पहले इनके कैप्टन बनने और इनकी एक के बाद एक हार के चलते ये कितने ट्रोल हुए थे ये तो सबने देखा। लेकिन जब से इनके डिवोर्स के रूमर्स आए, लोग बस इनको सपोर्ट और 70% प्रॉपर्टी की मालकिन बोले तो नताशा को गोल्ड डिगर और ना जाने क्या क्या गालियां दे रहे थे। इस चीज को लोग बिजनेस की तरह पेश कर रहे थे एंड यही चीज प्रॉब्लमेटिक है। रूमर्स के बेसिस पे नताशा को गलत ठहराना। अब नताशा के इस
इस पोस्ट के बाद लोग इस डिवोर्स र्यूमर को PR स्टंट मान रहे हैं और नताशा को अपने पति के दुख हरने वाली आइडियल बहू। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है क्या है? हार्दिक की चुप्पी। अगर ये PR स्टंट था तो अपनी वाइफ के खिलाफ गालियां बकने पर हार्दिक ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उनके लिए अपनी इज्जत अपनी वाइफ से बढ़कर है? और अगर हाँ तो फैक्ट भाई कहेगा कि इसीलिए हमें फेमिनिज्म की जरूरत है। डिवोर्स होने के बाद लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलना सरकार का दिया हुआ राइट है, पर क्योंकि कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, हम सबको सेम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इक्वलिटी और इक्वल राइट्स सबकी नीड है। दिलजीत कौर का केस ही देख लो। प्यार में पड़कर शादी और अपने पति पे भरोसा करके उन्होंने शादी रजिस्टर नहीं करवाई और आज वो अपने पति पे केस तक नहीं कर सकती क्योंकि शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो कोर्ट में केस कैसा? अब दिलजीत फिर से कैपेबल हैं। सोचो अगर ये हादसा किसी आम महिला का होता तो आपकी बॉलीवुड के टॉक्सिक फेमिनिज्म पर क्या राय है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।